हेलो बच्चों, मैं हूं अशोक सुतार। डाउटनेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो जल्दी से क्लास में आ जाइए, क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर आज का बेहतरीन सेशन हम शुरू करते हैं। तो कौन कौन आ चुके हैं बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, जो भी बच्चे यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लासेज आपको आगे भी मिलती रहे। बिल्कुल, तो बच्चों जल्दी से तैयार हो जाइए और आज हम करने वाले हैं प्रश्नों का अभ्यास। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी गए होंगे पहले भी, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो तैयार रहना, कॉपी पेन लेके बैठे और जैसे ही प्रश्न आपको सामने आए तो तुरंत आंसर देने की कोशिश करना। कमेंट में तुरंत आंसर देना बच्चों। तैयार हो सभी? आवाज़ आ रही है अच्छे से? थम्स अप दिखा दीजिए। हाँ जी, प्रश्न वो इंग्लिश में है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा प्रश्न। और इतना कोई दिक्कत आती नहीं है फिजिक्स में, एकदम आसान सी लैंग्वेज होती है, टर्म्स आसान सी होती है और ये चैप्टर में तो ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है लैंग्वेज को लेके, ठीक है। तो हिंदी में भी एक्सप्लेन कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न इंग्लिश में मिले थे, तो हिंदी में हम एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। और आप ट्राई ज़रूर करना, बाकी मैं एक्सप्लेन पूरा आंसर तो आपको सामने मतलब सॉल्यूशन करूँगा ही। तैयार हो? ओके। तो पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। द यूटिलिटी ऑफ ए सेफ्टी फ्यूज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड्स ऑन इट्स लो। ये कह रहा है जो सेफ्टी फ्यूज होता है, जो फ्यूज, अब फ्यूज को फ्यूज ही कह लो, सबको पता है कि फ्यूज क्या होता है। तो फ्यूज में फ्यूज की कौन सी क्वालिटी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ में। जो विद्युत परिपथ में आप क्या करते हो, फ्यूज का इस्तेमाल करते हो। तो जो फ्यूज वायर होता है या फ्यूज, या आप कहते हो कि फ्यूज वायर होता है या फ्यूज तार होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, ये मतलब ये कंडक्टिविटी होती है, चालकता, ठीक है, ये प्रतिरोधकता हो गया, स्ट्रेंथ को लेके, मजबूती को लेके कुछ नहीं कह सकते कोई, ये तो ऑप्शन होना ही नहीं है। ये है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, ये होता है आपका गलनांक, चालकता, प्रतिरोधकता। तो यहां पे लो लिखा है कि क्या कम होता है उसका, फ्यूज वायर का क्या ऐसा गुण होता है वो जो बहुत कम होता है जिस वजह से वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक परिपथ में या इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत परिपथ में। तो क्या आंसर होना चाहिए बच्चों इसका, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, आपको क्या लगता है कि वो क्यों यूज किया जाता है। देखो हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, याद आ रहा है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसमें क्या है बच्चों, इसका क्या गुण होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्किट, अगर आप सर्किट लगाओगे, जैसे ये रेजिस्टेंस है और आपने यहां पे क्या लगा रखा है, ये फ्यूज लगा रखा है, क्या लगा रखा है, फ्यूज लगा रखा है, और ये होगी जैसे बैटरी, ये क्या होगी, बैटरी। तो इसमें से क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वही विद्युत धारा यहाँ फ्यूज के अंदर से भी प्रवाहित होती है। जैसे ये आपने क्या जोड़ रखा है, यहाँ पे फ्यूज वायर जोड़ रखा है। तो अगर ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आपने पढ़ा था कि H इक्वल्स टू क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू टी होता है, H इक्वल्स टू क्या होता है, I स्क्वायर R टी होती है। यदि I का मान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, हीट बढ़ जाएगी, ऊष्मा बढ़ेगी। और ऊष्मा बढ़ने से क्या, यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा कि अगर ज़्यादा विद्युत धारा आ रही है या आपको डर ऐसा मतलब लग रहा है कि आपका जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, जो उपकरण लगा हुआ है वो जल नहीं जाए कहीं, मतलब आपने फिक्स एम्पियर का फ्यूज तार लगा दिया कि उससे ज़्यादा विद्युत धारा अगर इसमें आती है तो फ्यूज तार क्या होना चाहिए, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। और बेसिकली ये डिस्कनेक्ट कैसे होता है, ये होता है फ्यूज तार लिमिट से ज़्यादा होने पर पिघल जाता है।
अगर ये पिघल जाएगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होते ही इसमें विद्युत धारा बंद हो जाती है। सर्किट ब्रेक होते ही, परिपथ टूटते ही क्या होगा, बंद परिपथ होगा, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर सर्किट टूट गया तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और आपका उपकरण नहीं जलेगा। उपकरण है वो नहीं जलता है। तो ये जो गलनांक होता है ये कम होता है, ये बेसिकली गुण होता है जो यहाँ पे काम आता है। जो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो गुण है ना बच्चों, यही काम आता है। फ्यूज तार का सिद्धांत कह दो तो वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका थोड़ा कम होता है, तो आप इस तरह का तार बनाते हो कि उसकी रेटिंग डिसाइड हो जाए। आपको 5 एम्पियर पर उसकी रेटिंग रखनी है तो आप एक अलग फ्यूज तार लोगे। 50 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, जो भी रेटिंग का फ्यूज तार चाहिए होता है, जिससे ज़्यादा विद्युत धारा आप अप्लाई नहीं होना देना चाहते अपने उपकरण में, तो वो फ्यूज तार यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। और उससे ज़्यादा विद्युत धारा हुई तो वो ब्रेक हो जाएगा सर्किट वहाँ से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अगला प्रश्न बच्चों आपको क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। देयर आर 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर्स आर डिफरेंट। If the diameter of the first wire is double that of the second wire, then the specific resistance of the first wire will be. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कह दो। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर विल बी। देखो यहां पे ये कहना चाह रहा है बच्चों कि अगर आप पदार्थ सेम लेते हो, आप अगर पदार्थ सेम लेते हो तो क्या विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है या फिर सेम होता है? ये कहना चाह रहा बच्चों कि 2 समान लंबाई के तार लिए, ठीक है, 2 समान लंबाई के तार लिए और पदार्थ दोनों का सेम है। पदार्थ दोनों का सेम है। ये एरिया एक अलग है ए डैश से, ये एरिया है वो ए है। जो ए डैश एरिया है वो डबल है ए की तुलना में, क्रॉस सेक्शन, लेकिन दोनों की जो लंबाई है वो सेम है। दोनों की जो लंबाई है वो सेम है। समान पदार्थ होने पे, समान पदार्थ होने पर विशिष्ट प्रतिरोध सेम ही रहता है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो सेम ही रहता है, क्योंकि R इक्वल्स टू, देखो क्या होता है बच्चों, रो एल बाई ए। R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ यूज की है, 2 चीज़ यूज किए। एक तो आपने पहले वाले के लिए आप अगर कहोगे कि आप R डैश निकाल रहे हो तो आप रो एल तो दोनों में सेम है और ए डैश, इसका एरिया वो ए डैश होगा, ठीक है। दूसरे का जो प्रतिरोध है वो R अगर आप निकाल रहे हो तो वो रो एल बाई ए हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है, वो इस रो के बारे में पूछ रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध तो अगर समान पदार्थ होंगे तो वो समान ही होगा, दोनों का समान ही होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछता, अगर यहाँ पे केवल प्रतिरोध पूछता, तब आप समान नहीं लिख सकते थे, तब आप समान नहीं लिख सकते थे। आ रही बात समझ में? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध तो क्या होता है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है बेसिकली, आप कहोगे R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर जो
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेते हो किसी स्पेसिफिक पदार्थ का, जैसे तांबा ले रहे हो तो तांबा के लिए फिक्स हो गया, लोहा ले रहे हो तो लोहे के लिए फिक्स हो गया, एल्यूमिनियम ले रहे हो तो एल्यूमिनियम के लिए फिक्स हो गया। ये 1 होने पे r किसके बराबर हो जाता है, रो के बराबर हो जाता है। यानी कि किसी विशेष पदार्थ का, जैसे ये समान पदार्थ के बने हैं तो कोई विशेष पदार्थ जैसे लोहे के बने हुए दोनों, तो लोहे का 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाला क्षेत्रफल वाला तार लोगे तो उसका जितना प्रतिरोध होता है वही प्रतिरोधकता होती है, उसकी रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो वो उस पदार्थ के लिए फिक्स हो गया, वो उस पदार्थ के लिए फिक्स हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? तो इसका आंसर क्या होगा? सेम एज दैट ऑफ द सेकेंड वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम ही रहता है। क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ जी, जल्दी से नोट करो। नोटेड? ओके, अगला प्रश्न आपको क्या दे रखा है? द हीटर एलिमेंट, हीटर होता है जो उसका एलिमेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रिक आयरन, द हीटर एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जो प्रेस होती है, ठीक है, उसमें जो हीटिंग यानी गर्म करने वाला जो एलिमेंट लगा होता है वो किसका बना होता है? सॉरी, वो लोहे का बना होता है, निक्रोम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, या फिर कॉन्स्टेंटन? किसका बना होता भाई? इसका जवाब तो दे सकते हो, ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हीटिंग एलिमेंट जो होता है, चाहे वो प्रेस ले लो, ठीक है, चाहे वो हीटर ले लो, सभी में जो लगा होता है हीटिंग एलिमेंट, जो या पानी गर्म करने वाली रॉड हो गई, कौन सा हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं, मतलब जो हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं वो किस पदार्थ का बना होता है? वो बना होता है बच्चों निक्रोम का, इसका बना होता है, ठीक है। और निक्रोम या फिर कहीं नाइक्रोम भी लिखा हो सकता है। निक्रोम क्या होती है? एक मिश्र धातु है। क्या है बच्चों? एक मिश्र धातु है, यानी कि एक एलॉय होती है, एक एलॉय होती है, जो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। निकल और क्रोमियम, किससे? निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है, निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। इसमें कुछ अलग पदार्थ भी मिलाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो धातुएं होंगी, जिन धातुओं का ये मिश्रण होता है वो निकल और क्रोमियम होता है। इसकी विशेष बात क्या है बच्चों? इसका गलनांक, गलनांक क्या होता है बच्चों? या मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? उच्च होता है। और रेजिस्टेंस भी क्या होता है इसका? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध वो भी उच्च होता है। गलनांक उच्च होने का अर्थ है कि भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसमें प्रभाव ज़्यादा होगा और ये गर्म होगा। लेकिन उसके साथ में अगर गलनांक कम होता, अगर उसका गलनांक कम होता तो वो फ्यूज वायर की तरह पिघल सकता था, फ्यूज वायर की तरह वो पिघल सकता था। लेकिन रेजिस्टेंस तो हाई है ही, साथ में उसका गलनांक भी उच्च होता है, यानी कि वो रक्त तप्त यानी कि लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जैसे आप हीटर में देखते हो, लेकिन वो पिघलता नहीं है क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। हीट करेगा वो, रेजिस्टेंस हाई की वजह से गर्म होगा बहुत, लेकिन वो पिघलेगा भी नहीं। तो ये इसके ये प्रॉपर्टी यूज होती है बेसिकली इसमें, इसकी वजह से आप निक्रोम का यूज करते हो। क्लियर है बच्चों? यहाँ सभी को क्लियर है यहाँ तक? बताओ भाई। ओके, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपको क्या दे रखा है? वॉट इनटू आवर होता है, वो वॉट आवर जो मीटर होता है वो क्या मेजर करता है?
जो मीटर होता है वो क्या मेजर करता है, कि किस चीज का वो मापन करता है। देखो जैसा कि आप सिंपली, आपको पता है कि पावर का सूत्र आपने निकाला था। पावर का सूत्र होता है, पावर क्या होती है, कार्य करने की दर होती है, वो क्या होती है बच्चों, शक्ति होती है। कार्य करने की दर होती है, वो क्या होती है बच्चों, कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है। तो पावर का जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो आप W/T करते हो। यहाँ पे वाट इंटू घंटा, अगर आप मान लो कि इसकी पावर आपने वाट ली है, टाइम आप घंटे में लिए हो, टाइम अगर आप घंटे में लिए हो, आ रही बात समझ में, तो अगर वाट इंटू मल्टीप्लाई कैसे होगा, वाट इंटू आवर कैसे मल्टीप्लाई होगा, P इंटू टी करोगे तो आपने यहाँ पे क्या बना दिया है, आपने यहाँ पे वाट इंटू घंटा बना दिया। यही प्रश्न में कहा गया कि वाट इंटू घंटा जो मीटर होता है, ठीक है, मीटर ये लंबाई वाली मीटर नहीं है बच्चों ये, ठीक है, ध्यान रखना। मीटर मतलब जो मापने वाला मीटर होता है, वो आपको क्या बताता है। तो आपने यहाँ पे वाट इंटू घंटा बना दिया, तो सामने आपको क्या मिला है बच्चों, सामने आपको मिला है कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। और जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। और यहाँ पे आपको प्रश्न में ऊर्जा कहाँ नजर आ रही है, इन ऑप्शंस में आपको एनर्जी कहाँ दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जहाँ एनर्जी आपको नजर आ रही है वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा। क्या बताते हैं, विद्युत ऊर्जा। क्लियर है सभी को, क्लियर है बच्चों, हाँ जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको ये भी तो पता है, जैसे आप वाट की जगह किलो वाट इंटू आवर ले लेते हो, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किलो वाट इंटू आवर क्या होता है बच्चों, आप व्यावसायिक एनर्जी यूज करते हो, किलो वाट इंटू आवर वो बेसिकली क्या है, ऊर्जा का ही तो मापन करते हो आप। क्लियर। 3 equal resistance connected in series across a source of EMF together dissipate 10 watt of power. What will be the power dissipate if the same resistance are connected in parallel across the same source? अब कहना क्या चाह रहा है इस प्रश्न में कि 3 रेजिस्टेंस को आपने पहले जब आपने सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा है, पहले आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तब जो पावर डिसिपेट हो रही है वो 10 वोल्ट हो रही है। तो अगर उन तीनों रेजिस्टेंस को, तीनों प्रतिरोध को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, यानी कि समांतर में या फिर पार्श्व क्रम में जोड़ दो तीनों को, तब कितनी पावर कंज्यूम होगी, तब कितनी पावर, कितने वॉट पावर यहाँ पे कंज्यूम होगी, वो पूछ रहा है। तो आप सीरीज का पहला एग्जाम्पल बना दो, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये आपके 3 रेजिस्टेंस हो गए। और आपने जैसे बैटरी कनेक्ट की है वो V वोल्ट की है, दोनों में बैटरी आप V वोल्ट की ही कनेक्ट करते हो बच्चों। तो R यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हुआ। इसको आप और क्या बना सकते हो, अगर आप सीरीज में तीनों को जोड़ोगे कि 3R अपॉन में कुछ इस प्रकार से इस सर्किट को बना सकते हो, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में हो तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, क्योंकि तीनों जुड़ जाएंगे। अब अगर पावर निकालोगे तो आप क्या करोगे, V² अपॉन जो भी प्रतिरोध है वो कितना होगा, 3R होगा। और ये कह रहा है ये 10 वोल्ट के बराबर है, ये कह रहा है ये 10 वोल्ट के बराबर है। तो ये कहना चाह रहा है अगर इसको तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया जाए, अगर तीनों को क्या कर दिया जाए, पैरेलल में जोड़ दिया जाए, R और R, और V वोल्ट की बैटरी यहाँ पे, अब बताना है आपको कितनी पावर यहाँ पे यूज होगी, कितनी पावर यहाँ पे डिसिपेटेड होगी। तो 3 प्रतिरोध जब जुड़े हुए हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना बनेगा बच्चों, आप कहोगे
कि सर R/3 हो जाएगा और सर्किट में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कहो, यहाँ पे अगर P डैश निकालोगे तो वो आप निकालोगे V² अपॉन में R/3। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, रेजिस्टेंस क्या हो गया, R/3 हो गया। तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 इंटू V² अपॉन R बन जाएगा, 3 इंटू V² अपॉन R हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे आप ये बताओ, अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि V² अपॉन R की वैल्यू क्या होगी, V² अपॉन R की वैल्यू 3 को उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 वोट होगी। V² अपॉन R की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 30 वोट होगी। तो V² अपॉन R की वैल्यू अगर मैं 30 वोट रख दूं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 30 बराबर 90 वोट। 90 वोट पावर होगी वो डिसिपेटेड होगी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन से ऑप्शन में आपको 90 वोट आंसर नजर आ रहा है। तो ऑप्शन आपका सही होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है सभी को, एनी कंफ्यूजन? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर? हाँ जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फिर इस प्रश्न में ध्यान से देखो बच्चों, ऑप्शन यहां पे गिवन है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट्स I1 I2 पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ये I1 प्रवाहित हो रही है, ये इसमें प्रवाहित हो रही है, I1 इसमें प्रवाहित हो रही है और I2 इसमें प्रवाहित हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, V1 and V2 are the representative V1 and V2 are the respective voltage drops if the current I1 is passing from E to F। ओके, ये कहना चाह रहा है कि इस पे V1 ड्रॉप हो रहा है, इस पे V2 ड्रॉप हो रहा है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अक्रॉस द EF इज V। अच्छा, if the current I is passing from E to F and the voltage drop across EF voltage drop है, ये कह रहा V है, then these quantities are related as। ये किस प्रकार से रिलेटेड होगा। अब देखो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर I आ रहा है, यहाँ पे I एंटर कर रहा है और यहाँ I1 और I2 निकल रहा है, तो ये तो आपको सिंपली पता होगा आसानी से कि I बराबर किसके होगा, जितनी करंट इन हो रही है उतनी आउट हो रही है उसके बराबर होगी। तो I1 प्लस I2, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया। यानी कि I1 बराबर I1 प्लस I2 किस में है, ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे, I और I1 के बराबर तो नहीं हो सकते, क्योंकि I होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। अब बचा आपके पास में ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, जहाँ पे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 दिया रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि R1 और R2 पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना होगा। अब ये कह रहा है E और F पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V के बराबर है। वो किसके बराबर है, V। तो यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, तो जो V वोल्टेज होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक V वोल्टेज ही होगा ना। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं है। तो इसका और इस बिंदु का दोनों का विभव है वो सेम है, पोटेंशियल सेम है। तो जो V वोल्टेज है वो यहाँ पे ड्रॉप है। अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो वो ये दोनों पैरेलल में है। ये अगर कह रहा है V1 और ये अगर V2 कह रहा है तो वो कुछ अलग अलग नहीं होंगे, V1 V2 बराबर ही होंगे और वो बराबर होगा V के। यानी कि V बराबर होगा V1 बराबर V2 के, क्योंकि पैरेलल में समांतर में है। तो क्या होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो समांतर में सेम होते हैं, दोनों के होते ही नहीं होते। जैसे तीन प्रतिरोध होते हैं तो तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर होता वो समान होता, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर। तो यहां पे ये जो दे रखा है ये गलत दे रखा है। ये कब होता, ये तब होता जब आप V1 और V2 ऐसे ड्रॉप होते, R1 R2 पे ऐसे ड्रॉप होते और
ई एफ ऐसे होता और अगर V पूरा यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप अगर V होता तब आप कहते V बराबर V1 प्लस V2, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तब V बराबर V1 प्लस V2 होता, लेकिन पैरेलल होने की वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन सही होगा। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं फिर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 12 वोल्ट कार बैटरी इज 0.02। व्हाट इज द थियोरेटिकल मैक्सिमम पावर विच इट कैन डिलीवर? देखो, आप जब बैटरी लेते हो तो एक तो बाह्य प्रतिरोध लेते हो और एक ही आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है और बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर भी जुड़ा होता है, स्मॉल आर भी जुड़ा होता है। आ रही बात समझ में? तो ये मैक्सिमम पावर कब निकालता है, मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करता है, ये मैंने आपको बताया था। क्या कब बताया था? जब ये बैटरी वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तब मैंने कहा था मैक्सिमम पावर तब निकलेगी जब बाह्य प्रतिरोध और जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उनकी वैल्यू बराबर होती है। उनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। तो इसका अर्थ है कि आंतरिक प्रतिरोध अगर 0.2 है, ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए? 0.02 ओम के बराबर होने चाहिए। तो ये सर्किट आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। .02 ओम, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो क्या बन जाएगा भाई? 0.04 ओम बन जाएगा। या फिर सीरीज में है तो दोनों क्या बन जाएंगे बच्चों? 0.04 ओम बन जाएगा और आपका सर्किट कुछ इस प्रकार से बन चुका है। ठीक है, अब पावर कैसे निकालोगे? V² अपॉन R कर दो, 12 का स्क्वायर अपॉन में 0.04 करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा? 144 अपॉन में 0.04, ये पॉइंट हटाओगे इनटू में आप 100 करोगे। आ रही बात समझ में? तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, ये पूरी बार कटेगा, 36 टाइम कटेगा, आंसर आएगा आपका 3600 वोल्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गई? ये कंडीशन याद रखना, मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी, तो आंसर आपका होगा करेक्ट 3600 वोल्ट। क्लियर है बच्चों सभी को? एनी कंफ्यूजन? एकदम आसान प्रश्न है कि नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस पे आधारित प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बच्चों। क्लियर सभी? सब कुछ क्लियर है यहां तक? ओके, अगला प्रश्न जल्दी से देखो। यहां पे क्या लिखा? फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी विल बी। अब देखो यहां पे समझने वाली बात यह है कि इन दोनों का अनुपात कितना है? 10:10। ये क्या होगा? किसके बराबर है? 20:20 के बराबर है। इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होते हैं, तो ये कैसे, किस तरह का सर्किट है? व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह सेतु होता है, ब्रिज की तरह ये सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ पे इसको आप ओपन सर्किट मान सकते हो। इसको आप क्या मान सकते हो? ओपन सर्किट मान सकते हो। तो आपका जो ये सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से काम करेगा। आपका सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से काम करेगा, और जब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो ये लगाओ या ना लगाओ उसका कोई भी अर्थ नहीं है। आपका सिंपली सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। उसके बाद देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये 30 ओम हो गया और नीचे भी इसी प्रकार से 30 ओम बनेगा। ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में हो गए, बी और ए। अब ऐसा होने पे 30 और 30 अगर पैरेलल या समांतर क्रम में होते हैं तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा?
कितना आएगा बच्चों? अरे यार, ए पॉइंट, ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 ओम। तो 15 ओम यहाँ पे आंसर आपको कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है? इसमें रेशियो देख लेना, 10 बराबर 10 और 20 बराबर 20। ये रेशियो समान होने की वजह से व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ है, या यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर आपका डी ऑप्शन है वो सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर सभी को? हाँ जी, नोटेड, ओके। अब मुझे ये बता दो कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये सभी ई है बच्चों, ये यहाँ पे जोड़ रखे हैं ना, ये भी ई है, लिखे हुए नहीं है लेकिन लिख देते हैं, बैटरी जुड़ी हुई है। देखो ये दोनों, इन दोनों पॉइंट के बीच में देख रहे हो तो ये तीनों बैटरी पैरेलल में कनेक्ट है इन तीनों बैटरी के, ठीक है। ये तीनों तो सीरीज में है, इन तीनों का सीरीज में होने की वजह से जो कुल आपको मिलेगा 3E मिलेगा और यहाँ पे 3R मिलेगा, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसके पैरेलल में, सॉरी यहाँ पे बैटरी लगाना, यहाँ पे बैटरी लगाओ, ये रेजिस्टेंस है इंटरनल, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो बैटरी जुड़ी हुई है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 3R है और यहाँ पे भी 3E जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको कहा था जब पैरेलल में होते हैं बैटरी तो उसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य जो बैटरी या ए और बी के बीच में तुल्य विभवांतर कहोगे, विभवांतर कह दो, ठीक है। या ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कह दो। वो कितना आएगा बेटा? 3E आएगा। पैरेलल में जितने कनेक्ट होते हैं उतना ही होता है। बस 2 मिनट और लगेंगे बेटा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3E आएगा, आंसर आएगा वो 3E आएगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से नोट करो। चलो ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट में करना मुझे। ये आपका होमवर्क है बच्चों, प्रश्न आप नोट कर लेना, एकदम आसान प्रश्न है। वही व्यावसायिक जो ऊर्जा होता है, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि किलोवाट इंटू आवर होता है, उसका यूज करते हुए आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, क्लास के बाद में तुरंत या थोड़ी देर बाद में, टाइम लेके कर लो लेकिन सोल्व जरूर करना, ओके बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इसका आंसर जरूर करना, खुद सोल्व करना इसको, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ में आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, ओके बच्चों। जय हिंद।